फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका और रशिया की जंग का सीन देखते हैं, जिसमें अब फाइनली अमेरिका 3 साल लंबी चलने वाली जंग को जीत चुका था। लेकिन तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम था डैगर। वो अपनी टीम का आखिरी बचा हुआ सोल्जर था और तो और वो अपनी टीम का कमांडर भी होता है। वो रेडियो पर पीछे बात कर रहा था कि अभी मेरे सामने से कुछ लाइट जैसी चीज गुजर के गई है, इसलिए मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं अभी उस चीज का जायजा लूं। लेकिन उसके ऑफिसर्स कहते हैं तुम यहीं पे रुको, हम अभी तुम्हारे लिए एक टीम भेज रहे हैं। लेकिन कैप्टन कहने लगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ये कहते ही उसने अपने एडवांस्ड गॉगल्स पहने और स्लाइड का पीछा करते करते एक लोकेशन पर आ गया, जहाँ पर वो देखता है कि उसका ही एक साथी अब अजीब तरह से मरा हुआ है। लेकिन कैप्टन बिना डरे आगे बढ़ता चला जाता है। वो एक जगह पर आया जहाँ पर उसने देखा कि उसे अब फाइनली एक सिग्नल मिल रहा है। लेकिन जैसे उसने अपने गॉगल्स हटाए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसने जैसे ही अपने गॉगल्स दोबारा पहने तो वो सिग्नल उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर कैप्टन कुछ कर पाता इससे पहले ही उस चीज ने कैप्टन को जान से मार दिया। ये सब कुछ कैप्टन के कैमरा के अंदर रिकॉर्ड भी हो जाता है और वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट को, जो अमेरिका के लिए काम किया करता था। दोस्तों ये वही था जिसने उन गॉगल्स को बनाया जिसे हमने कैप्टन के हेलमेट पर देखा था। आज भी वो हर रोज की तरह अमेरिका की हाईटेक फैसिलिटी के अंदर अपनी जॉब पर आया था, जहाँ पे आज उसका फाइनली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और अमेरिकन ऑफिसर्स उस प्रोजेक्ट को देखने आने वाले थे। उनका प्रोजेक्ट था कि वो एक लेजर बीम से किसी भी चीज को पिघला देंगे, जिससे ये जंग में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। लेकिन वो ऑफिशियल्स कहते हैं देखो अब तो हम रशिया से जीत चुके हैं, रशिया के अलावा दुनिया में हमारा और कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। ये सुनते ही कॉलिन को काफी गुस्सा आया कि भला अगर आपने बंद ही करवाना था तो मुझे जरा पहले बता देते, मैं इतना खपता ही ना। ये देखकर कॉलिन का बॉस कहता है इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा। इसके बाद वो सीन कट होकर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे अब कॉलिन कहता है मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स की किसी को कदर तक नहीं है। जिस पर उसका बॉस कहने लगा तो तुम जाओगे कहाँ, मुझे भी बताओ कहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की कदर होगी ताकि मैं भी वहीं पे चला जाऊँ। जिस पर कॉलिन कहता है कोई ना कोई तो मुझे ढूंढ लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं लॉस एंजलिस के अंदर मौजूद एक बेस का सीन, जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट के अंदर डॉक्टर कॉलिन को जनरल के पास लाया जाता है। जनरल तुरंत ही बाहर आके कॉलिन को कहते हैं मैं हूँ जनरल और तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया गया। इतना कहकर वो अपनी बेस के अंदर कॉलिन को ले जाते हैं। वो तुरंत ही कॉलिन को एक अलग कमरे में लेके आए। जनरल कहते हैं देखो कॉलिन, यहाँ पे कोई टेस्ट या मजाक नहीं चल रहा। जो गॉगल्स तुमने बनाए थे ना, या तो उनमें कोई खराबी आ गई है और या तो कुछ ऐसी चीज हमारा इंतजार कर रही है जिसके बारे में पूरी इंसानियत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कॉलिन कहता है जनरल ये जो आप कह रहे हैं इसके बारे में कोई प्रूफ्स है भी या नहीं। जिस पर जनरल ने अब जो फुटेज कॉलिन को दिखाई वो देखकर कॉलिन का दिमाग ही घूम गया। कॉलिन कहता है ये किसी भी तरह का कोई ग्लिच नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये ना इंसान है ना कोई क्रिएचर, ये तो कोई अलग सी स्पीशी है। जनरल कहते हैं तो बताओ कॉलिन अब इससे निपटा कैसे जाए। कॉलिन कहता है ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी है, अगर थोड़े से और विजुअल्स मिल जाए तो शायद मैं इसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे पाऊँ। जिसके तुरंत बाद जनरल कॉलिन को एक CIA एजेंट एमा से मिलवाते हैं और उन दोनों को लेकर कंट्रोल रूम में आ गए, जहाँ पर अब सबसे छुपाई हुई फुटेज को जनरल एमा और कॉलिन को दिखाते हैं। एमा कहती है कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल चीजें कहते हैं, यानी कि भूत प्रेत या आत्मा। कॉलिन कहता है भूत प्रेत आत्मा ना कभी थी ना कभी होंगी। एमा ने कहा ये तो तुम कहते हो ना जो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते, शायद तुम गलत हो। कॉलिन कहता है चलो ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो तुम प्रूव करो कि ये भूत प्रेत आत्मा ही है। लेकिन एमा कहती है कि तुम प्रूव करो कि ये भूत नहीं है। जनरल दोनों से कहते हैं कि तुम लड़ने के अलावा इस चीज का हल निकालो तो बेहतर होगा। यहाँ वो जनरल उन दोनों को उसी कैप्टन की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाते हैं जिस कैप्टन की हमें फिल्म की शुरुआत में मौत दिखाई गई थी। कॉलिन कहता है आपने कैप्टन की लाश को स्टडी किया। जिस पर एमा कहती है हाँ हमने स्टडी किया, लेकिन कैप्टन की जो स्किन थी वो बिल्कुल गल चुकी थी, लेकिन जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सभी के सभी फ्रीज हो चुके थे। लेकिन अभी ना तो यहाँ पे -200 डिग्रीज है और ना ही यहाँ पे 100 डिग्री, इसीलिए ऐसा होना इम्पॉसिबल है। कॉलिन कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें थोड़े से और विजुअल्स की जरूरत है। इसीलिए अब जनरल कहते हैं हम तुम्हें एक हाईली एडवांस्ड कैमरा देंगे और ये तुम्हारा काम है कि साइट पे जाकर वो चीजें जो भी है उनके विजुअल्स लो। हम तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेन्ड टीम भेजेंगे, इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। इतना कहकर डॉक्टर कॉलिन उस कैमरे को काफी हाईटेक आर्मर्ड कार पर इंस्टॉल कर देते हैं। कॉलिन को ऐसा करते हुए देख बाकी के सभी सोल्जर्स कॉलिन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसके ऊपर तो टैंक की नली लगनी चाहिए, तुम तोपों को उतार कर कैमरा इंस्टॉल कर रहे हो, आखिर इससे मारोगे क्या सोल्जर्स को। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स को अभी कुछ नहीं पता कि इनका मुकाबला किससे होने वाला है। तभी वहाँ पर कैप्टन बेन आ जाते हैं जो कॉलिन को कहते हैं मुझे माफ कीजिए, आज
के बाद आपको ये सोल्जर्स कभी तंग नहीं करेंगे। कॉलिन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैप्टन ने कहा मुझे खबर मिली है कि हमारा दुश्मन काफी खतरनाक है, इसीलिए क्या आप हमारी मदद कर भी पाएंगे या नहीं? कॉलिन कहता है उम्मीद तो पूरी है, लेकिन बाकी वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सभी सोल्जर्स को, जिन्हें एक गाइड बताता है कि हम सबको केप टाउन के अंदर जाना है। वो इलाका अभी भी रशियन से भरा पड़ा है, इसलिए हमें सभी बिल्डिंग्स में से एक एक करके रशियंस को चुन चुन कर मारना होगा। रशियंस के पास बुलेट्स काफी कम बची हैं, इसीलिए वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी उन सबको सब कुछ सच नहीं बताया जाता। इतना कहकर उनकी मीटिंग डिसमिस्ड हो जाती है और सब लोग अपनी कार्स के अंदर बैठकर केप टाउन जाने की तैयारी करने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं वो कार्स पूरी तैयारी के साथ केप टाउन में पहुंच चुकी है। वहाँ पर मौजूद टोटल सोल्जर्स 240 थे, जो एक एक करके अपने गोगल्स को पहनकर हर एक बिल्डिंग के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। कार के अंदर मौजूद डॉक्टर कॉलिन भी सबके कैमरास को मॉनिटर कर रहे थे और इसी तरह हर कार के अंदर सब लोग कैमरास को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सब सोल्जर्स 4-4 का ग्रुप बनाकर बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को अच्छी तरह छान रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक कोई सोल्जर दिखाई नहीं दिया था। ये देखकर उनको काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन को, जिसे एक सोल्जर की गोगल्स में से सिग्नल दिखने लगता है। वो तुरंत ही सबको कहते हैं कि उस सिग्नल का पीछा करो और याद रहे काफी सावधानी बरतना। वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस सिग्नल के काफी पास पहुंच जाती है, मगर जैसे ही उन्होंने बाथटब ऊपर किया तो अंदर से उन्हीं का ही एक साथी निकलता है जो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो उनको कहता है आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे कितना बड़ा खतरा है? कैप्टन बेन कहता है दोस्त आखिर तुम्हें हो क्या गया है? देखो हम जीत चुके हैं, हम तो यहाँ रशियंस को चुन चुन कर मारने आए हैं। मगर वो आदमी कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। हमारे यहाँ पर कम से कम 4000 सैनिक थे, लेकिन अब तुम्हें उनमें से एक भी जिंदा नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक सोल्जर को, जिसे ठीक उसी तरह का सिग्नल मिलने लगता है जैसा हमने फिल्म की शुरुआत में कैप्टन के गॉगल्स में देखा था। जब उसने सिग्नल का पीछा करते हुए अपने गॉगल्स उतारे तब उसे अपनी आंखों से तो कुछ नहीं नजर आया, जिस पर डॉक्टर कॉलिन कहता है तुरंत ही अपने गॉगल्स पहनो। वो सोल्जर ऐसा ही करता है, लेकिन डर के मारे उस सोल्जर ने उसी चीज पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसे बुलेट का कोई असर नहीं हुआ और वो चीज तुरंत ही उस सोल्जर को जान से मार डालती है। उस सोल्जर की मौत देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो चीज एक एक करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनके 19 सोल्जर को जान से मार डालती है। कार के अंदर बैठे हुए डॉक्टर कॉलिन और एजेंट एमा भी ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। सभी सोल्जर्स जैसे ही उसको देखते तो उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते, मगर कोई भी उस चीज का बाल भी बाका ना कर पाया। तभी एजेंट एमा उन सबको वापस आने का कहने लगी, जिस पर वो सभी लोग ऐसा ही करते। हम देखते हैं सोल्जर्स को जो एक एक करके चींटियों की तरह मरते चले जा रहे थे। कुछ सोल्जर्स बिल्डिंग के बाहर आ तो गए, मगर उनके पीछे भी वो चीज बाहर आ जाती है और उन सबको जान से मार डालती है। यहाँ हम देखते हैं कैप्टन बेन को, जो अब तुरंत ही वक्त रहते कार के अंदर आ जाता है और वो सभी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो चीज जो भी थी वो 5 सेकंड के अंदर ही उनकी सभी कार्स को क्रैश कर देती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा जख्मी हो गए। उन्होंने जैसे ही अपने आप को संभाला तो सब लोग कार से बाहर आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर वो चीजें यहाँ पर भी आ गई तो इनका मरना तय है। यहाँ देखते हैं डॉक्टर कॉलिन को, जिसने देखा कि उसका कैमरा अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए उसने सोल्जर्स की मदद से वो कैमरा उठाया और तुरंत ही किसी सेफ जगह पर जाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं उन 240 सोल्जर्स में से सिर्फ 17 सोल्जर्स ही बच पाए थे। वो सभी लोग अब एक मेटल की फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। सब लोग काफी ज्यादा दहशत में आ चुके थे, क्योंकि जब वो यहाँ पर आने वाले थे तब तो आर्मी वालों ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो तुरंत ही एक जगह पर बैठकर अपनी बेस पर कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुके थे, इसलिए अब कैप्टन डॉक्टर कॉलिन से पूछता है कि तुम साइंटिस्ट हो और हमारा काम है लड़ना। हमने लड़ाई करके देख ली, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अब तुम बताओ कि वो चीजें क्या है और उन्हें आखिर मारा कैसे जाए, और ये भी बताओ कि अब तक हम जिंदा कैसे हैं और वो सभी चीजें इस फैक्ट्री के अंदर क्यों नहीं आई। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर कॉलिन अपने कैमरा को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाता है और उन सभी क्रिएचर्स को देखना स्टार्ट कर देता है। वो देखते हैं कि वो सभी क्रिएचर्स बाहर मौजूद किसी काले कलर की मिट्टी की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे। कैप्टन पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कॉलिन? कॉलिन ने कहा बाहर कोई मिट्टी नहीं पड़ी, बल्कि प्योर आयरन मेटल है, और मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन देखने से इतना जरूर पता चल चुका है कि आयरन उन्हें अंदर आने से रोक रहा है। इसीलिए कैप्टन बेन कहते हैं चलो कुछ तो हमारी किस्मत में अच्छा लिखा है ना। कैप्टन कॉलिन को कहते हैं अब हमें ये बताओ कि आगे क्या करना है। कॉलिन कहता है हम या तो यहाँ पे रुककर मदद का इंतजार कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी यूजलेस है, क्योंकि और मदद आएगी और वो भी चुटकियों के अंदर मारी जाएगी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस पूरी फैक्ट्री में से उसी आयरन को इकट्ठा करके अपने वेपन्स में डालना होगा और उन पर फायरिंग करनी होगी, जिससे हमें कम से कम भागने तक का टाइम मिल जाएगा। ये सुनते ही वो सभी सोल्जर्स पूरी फैक्ट्री को
को सर्च करना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा आयरन भी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन सर्च करते करते उन्हें एक जगह पर कुछ बच्चों की आवाज आई। वो तुरंत ही अंदर गए और उन्हें पता चलता है कि ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि रशियंस हैं। एमा तुरंत ही उनके पास आई और उनसे कहती है कि बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर हमें पता चला कि वो सिर्फ रशियन ही बोल पाते हैं, उन्हें इंग्लिश की कुछ भी समझ नहीं आती। अब एमा चूंकि हर लैंग्वेज बोल सकती थी तो एमा उनसे पूछती है बेटा तुम लोग इतने खतरनाक एरिया में क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहती है 3 दिन पहले हमारे बाबा की डेथ हो गई और हमें नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। हम 3 दिनों से भूखे भी हैं, इसलिए हमारी मदद कीजिए। ये सुनते ही कैप्टन बेन कहते हैं चलो यहाँ से निकला जाए और इन बच्चियों को सुरक्षित किया जाए। गाइस उन्होंने रातों रात ही अपने सभी वेपन्स के अंदर आयरन मेटल को भर लिया था। वो इन क्रिएचर्स का नाम रखते हैं स्पेक्ट्रल्स। फिर कैप्टन कहते हैं जैसे ही सुबह होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतने में वो सीन कट हो जाता है और अब हम देखते हैं सुबह का सीन, जब वो सभी लोग एकजुट होकर बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से भागना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कॉलिन अपने कैमरा के साथ यहाँ वहाँ स्पेक्ट्रल्स को देख रहा था, लेकिन अभी तो कोई स्पेक्ट्रल उनके सामने नहीं आता। वो जैसे ये खुले मैदान में गए तब उन्होंने देखा कि सभी स्पेक्ट्रल्स काफी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एक एलियन या क्रिएचर नहीं है बल्कि काफी ज्यादा स्पेक्ट्रल्स मौजूद है। ये देखते ही उन्होंने आयरन मेटल वाला बॉम्ब एक स्पेक्ट्रल पर फेंका, जिससे वो स्पेक्ट्रल काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पेक्ट्रल्स एक एक करके उनमें से भी काफी सोल्जर्स को जान से मार डालते हैं। फिर वो उसी लोकेशन पर आए जहाँ पे सबसे पहले उन्हें उतारा गया था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर 3 बड़े बड़े टैंक्स आ चुके हैं, जिनके ऊपर काफी बड़े बड़े इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए थे, जिससे अब हम सभी स्पेक्ट्रल्स को देख पाते हैं। वो टैंक सभी स्पेक्ट्रल्स पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फायरिंग से उनका बाल भी बाका नहीं होगा, और होता भी ऐसा ही है। पहले तो वो स्पेक्ट्रल्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रल्स अगले ही पल उनके टैंक को चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं उन सभी सोल्जर्स को जो अब एक एक करके स्पेक्ट्रल्स के हाथों मारे जा रहे थे। इतना कम नहीं था कि उन 2 रशियन लड़कियों में से एक रशियन लड़की भागते हुए पीछे रह जाती है, इसीलिए वो सब जैसे ही उसे बचाने के लिए वापस आए तो अब वो देखते हैं कि काफी देर हो चुकी है। वो लड़की बेचारी स्पेक्ट्रल्स के हाथों मारी जा चुकी थी। यहाँ हमने देखा एक हेलीकॉप्टर को जो डॉक्टर कॉलिन और उन बाकी सभी को बचाने आया था। वो सब लोग वक्त रहते हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और केप टाउन से सही सलामत बाहर आ गए। वो सीधा बेस पर नहीं बल्कि अब एक काफी सिक्योर सिविलियन रेफ्यूजी सेंटर के अंदर पहुंच चुके थे। वो जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने देखा कि जनरल यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अंदर पहले से मौजूद सोल्जर्स उन्हें कहते हैं अमेरिका के साथ साथ सभी देशों के सिक्योरिटी सिस्टम्स तबाह हो चुके हैं। ये सुनते ही कैप्टन बेन को समझ आ जाती है ये किसी और का काम नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल्स ही सब चीजें तबाह कर रहे हैं। इंतजार करते करते वहाँ रात हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि उस रेफ्यूजी सेंटर का दरवाजा खुला और बाहर और कोई नहीं बल्कि जनरल खुद ही होते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर सब लोग उन्हें अंदर ले आते हैं। जनरल कहते हैं हमारी बेस पर उन्हीं दरिंदों ने अटैक किया और कुछ ही लम्हों के अंदर हर एक चीज तहस नहस कर दी। मुझसे जितना कुछ हो सका मैंने उतना किया और कुछ एयरक्राफ्ट्स के अंदर जरूरत का सामान लेकर मैं इसी रेफ्यूजी सेंटर के अंदर आ गया। ये सुनते ही बेन और उसकी टीम कहती है जनरल अब हमें ऑर्डर दीजिए, हम आगे क्या करें, जिस पर जनरल उन पर भड़क जाता है। जनरल कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अब मैं जनरल नहीं हूँ, हम लोग लाचार और बेबस हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ 12% लोग ही जिंदा बच पाए। इन सभी शैतानों ने बस 4 ही दिनों के अंदर अंदर दुनिया की 88% पॉपुलेशन को मार गिराया। अब बताओ हम तो सिर्फ मरने का इंतजार ही कर सकते हैं, यही है मेरा ऑर्डर। जिस पर डॉक्टर कॉलिन कहता है नहीं आप गलत हो, हम उन्हें टक्कर दे सकते हैं। ये सुनते ही जनरल और भी ज्यादा भड़क गया। जनरल कहता है हमारे सभी वेपन्स यूजलेस है, हमें नहीं पता वो क्या चीजें हैं और हमें तो इतना भी नहीं पता कि वो आई कहाँ से है, इसीलिए ज्यादा फिलोसफी मत छाड़ो और चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। जिस पर डॉक्टर कॉलिन कहता है प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। जनरल कहता है जब इंसान डूब रहा होता है ना तब वो यहाँ वहाँ हाथ मारता है कि शायद कोई ना कोई सहारा मिल जाए, इसलिए तुम भी हाथ मारो, शौक से हाथ मारो। जिस पर डॉक्टर कॉलिन कहता है चलिए ठीक है, हम मेरे प्लान पर इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, लेकिन कम से कम हम लड़ते हुए तो मरेंगे ना। इतना कहकर डॉक्टर कॉलिन कहने लगा देखिए मैंने जिस कैमरे के अंदर उनको कैप्चर किया है उसे देखकर मुझे एक अजीब सी डिटेल मिली है, वो ये कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानों जैसा है। वो कैसे ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सिर्फ ऐसी चीजें एक ही जगह बन सकती हैं और वो है इटली का मेजर ऑफ बेस। ये वो बेस है जहाँ पे हम चीजों को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी आइंस्टाइन की वो थ्योरी जिसमें आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर हम मटेरियल्स को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दें, यानी अगर एक सेब पड़ा है अगर उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और फिर उस एनर्जी को कंट्रोल करके दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर उस एनर्जी को दोबारा से मटेरियल के अंदर तब्दील कर दे तो वो एनर्जी सेब बन जाएगी। मुझे ऐसा
लगता है कि ये सभी एनर्जीज हैं और इनके असली शरीर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद ही होंगे। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इटली का मेजर ऑफ बेस ही ऐसा था जहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा था। हो सकता है इटली की गवर्नमेंट ने सबसे छुपकर इंसानों पर भी ये एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए हो। अगर मेरी बात सही है तो उन सब के यानी उन सभी स्पेक्ट्रल्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो वहीं पर पड़े होंगे। अगर हमने उन स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया तो वो स्पेक्ट्रल्स यानी उन स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज भी मिट जाएंगी, जिससे हम इंसानियत को बचा सकते हैं। जनरल कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बताओ हम अगर मेजर ऑफ बेस पर गए और वहाँ वो स्पेक्ट्रल्स हमें मिले तो हम उनको कैसे रोकेंगे? जिस पर कॉलिन कहता है सिंपल सी बात है, आइंस्टाइन के रूल के मुताबिक अगर एनर्जी को काबू करना है तो आपको उस पर एनर्जी का ही पिंजरा बनाना होगा। इसलिए हर तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस को ले आओ और मैं उसमें कुछ चेंजेस करके एनर्जी के बॉम्ब्स बना सकता हूँ। जैसे स्पेक्ट्रल्स आपको नजर आएंगे तो आप उन पर एनर्जी के बॉम्ब्स फेंक देना, जिससे आप उन सभी स्पेक्ट्रल से बच पाओगे। ये सुनते ही जनरल ने उन सबको ऑर्डर दिया कि इस रेफ्यूजी सेंटर के अंदर जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उनको और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेंटर के दरमियान में इकट्ठा कर लो। और वो सब ऐसा ही करते हैं। उन्होंने 11 घंटों के अंदर ही स्पेक्ट्रल्स को रोकने के लिए काफी ज्यादा हथियार बना लिए और उन हथियारों को लेकर 3 एयरक्राफ्ट्स में बैठे और सीधा इटली के अंदर मेजर ऑफ बेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ उतरते ही उन्होंने देखा कि एक स्पेक्ट्रल बड़ी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। ये देखते ही उन्होंने अपने वेपन्स को एस्टेब्लिश किया और उस पर एनर्जी बॉम्ब दे मारा, जिससे जैसे ही वो स्पेक्ट्रल से जा टकराया तो वो स्पेक्ट्रल वहीं पर मारा जाता है। ये देखते ही बाकी के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सब के सब नीचे उतरकर स्पेक्ट्रल्स का शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोल्जर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं होता और एक एक करके सैकड़ों स्पेक्ट्रल्स का खात्मा कर डालते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं एजेंट एमा और डॉक्टर कॉलिन को, जो अपने साथ 2 सोल्जर्स को लेकर बेस के पिछले हिस्से से सीधा मेन लैब के अंदर जाने लगते हैं। पहले तो उन्हें वहाँ पर कोई स्पेक्ट्रल नजर नहीं आता, लेकिन बाद में काफी ज्यादा स्पेक्ट्रल्स उन पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने उन स्पेक्ट्रल्स को मारने की कोशिश की, लेकिन वो स्पेक्ट्रल्स बहुत ज्यादा फुर्तीले थे, जिससे एमा और डॉक्टर कॉलिन के साथ वाले दोनों सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर एमा और डॉक्टर कॉलिन तुरंत ही वहाँ से भागकर मेन लैब के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद नजारे को देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि डॉक्टर कॉलिन की बात बिल्कुल ठीक थी। स्पेस पर सभी इंसानों की एनर्जीज को उनकी बॉडी से अलग किया जा रहा था। ये देखते ही एजेंट एमा कहती है अगर ये इटली वाले इतने ज्यादा एडवांस्ड हो गए थे तो इस हिसाब से इन्हें तो पूरी धरती पर राज करना चाहिए था, लेकिन देखो सबकी तरह ये भी मारे गए। जिस पर डॉक्टर कॉलिन कहता है इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर से एनर्जी को अलग किया, ना कि उन पर काबू पाने का कोई रास्ता निकाला है। और होता भी ऐसे ही है दोस्तों। जब वो दोनों जरा आगे आए तब उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा स्पेक्ट्रल्स को उन्होंने अलग अलग चेम्बर्स के अंदर कैद कर रखा था, लेकिन कुछ चेम्बर्स के शीशे टूटे होते हैं। ये देखते ही वो तुरंत समझ गए कि ये स्पेक्ट्रल्स इटालियन गवर्नमेंट से बेकाबू होकर यहाँ से निकले होंगे। यहाँ हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर सोल्जर्स ने तकरीबन सभी स्पेक्ट्रल्स को जान से मार डाला था, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि वो सभी स्पेक्ट्रल्स दोबारा से एकजुट होकर काफी बड़ी एनर्जी फील्ड बना लेते हैं और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतारने लगे। पीछे कैप्टन बेन सभी वेपन्स को इकट्ठा करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने उस स्पेक्ट्रल पर फायर कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो स्पेक्ट्रल वहीं पर मारा जाता है। यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन और एमा को, जो अब उस लैब की मेन पावर को काट रहे थे, लेकिन कैप्टन बेन के ब्लास्ट की वजह से लैब के अंदर सभी चेम्बर्स का शीशा टूटना शुरू हो गया और वो स्पेक्ट्रल्स एक एक करके वहाँ से आजाद होने लगे, जो तुरंत ही अब कॉलिन पर अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर एमा ने उनको शूट करके मारना स्टार्ट कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर कॉलिन ने लैब की मेन पावर को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे वो सभी स्पेक्ट्रल्स एक एक करके टूटना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी जिंदा सोल्जर्स की जानें बच जाती हैं। यहाँ देखते हैं डॉक्टर कॉलिन को, जो एमा को लेकर मेन लैब के अंदर आते हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये सब बेचारे किसी जमाने में हम जैसे इंसान हुआ करते थे। आप इंसानों को एनर्जी में कन्वर्ट तो कर सकते हो, लेकिन उनके माइंड को एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर उन स्पेक्ट्रल्स के अंदर दिमाग होता तो वो इंसानों को कभी कुछ ना कहते। लेकिन खैर, जैसे वो अब इंसानों पर खतरा बन चुके थे तो सभी सोल्जर्स ने काफी हिम्मत दिखाकर डॉक्टर कॉलिन और एमा की मदद से पूरी दुनिया पर आने वाले खतरे को टाल दिया। इसी के साथ ये शानदार फिल्म यही खत्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, मैं इन 2 भाइयों को अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाइयों, एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।